Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Welcome back to our YouTube channel. And today we are gonna discuss aerobic and anaerobic respiration. So without any delay start करते हैं. Cellular respiration. बेटा यहाँ पर कुछ टर्म्स आती हैं. Respiration, cellular respiration, external respiration, breathing, gaseous exchange. इन सब टर्म्स के डिफरेंस को समझने के लिए हमारा प्रीवियस लेक्चर लीजिए. लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है. सो एनीवेज, व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन? The process by which energy is made available to cells in a step-by-step breakdown of C chain molecules. यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें C chain molecules की ब्रेकडाउन होती है in a series of steps, और इस ब्रेकडाउन के नतीजे में सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड की जाती है. इज दैट क्लियर? अब डियर स्टूडेंट, सिंपली ये हमारे पास सी चेन मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं जिसकी हम लोगों ने ब्रेक डाउन करवानी है इन अ सीरीज ऑफ स्टेप्स. ठीक है, जिसके नतीजे में एनर्जी रिलीज होगी, और ये जो एनर्जी रिलीज हुई है इसको कौन यूटिलाइज करेंगे? इसे बॉडी के सेल्स यूटिलाइज करेंगे और डिफरेंट एक्टिविटीज को कैरी आउट करेंगे, मेटाबॉलिज्म को कैरी आउट करेंगे. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो सी चेन मॉलिक्यूल्स हैं, जो मोस्ट कॉमन सी चेन मॉलिक्यूल या फ्यूल ऑफ बॉडी सेल्स है, उसको हम क्या कहते हैं? वो है ग्लूकोज. यानी कि ग्लूकोज बॉडी का मोस्ट कॉमन फ्यूल है. यानी कि बॉडी एक्टिविटीज के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो मोस्ट प्रोबेबली ग्लूकोज से आती है. ओके, अब डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है, हम जब ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कराते हैं, यानी कि ग्लूकोज की क्या होती है? ब्रेक डाउन होती है, तो हमारे पास NADH2 में कन्वर्ट होता है. अब आपने बात समझनी है, यहाँ पर जो NAD मौजूद है ना, ये हमारे पास ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है. ये कौन सी फॉर्म है? ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है. ये कन्वर्ट हो रही है रिड्यूस्ड फॉर्म के अंदर, यानी कि NAD रिड्यूस हो रही है और NADH2 बना रही है. ओके, यानी कि अब NAD को रिड्यूस किसने किया है? NAD को रिड्यूस किया है ग्लूकोज ने. ओके, अब ग्लूकोज ने NAD को रिड्यूस किया है और ग्लूकोज बजाते खुद क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज हुआ है. अब यहाँ पर हम ग्लूकोज की इस ब्रेकडाउन को ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज भी कह सकते हैं. ओके, अब डियर स्टूडेंट्स, क्या होगा जब ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा या ऑक्सीडाइज होगा, तो यहाँ पर दो पायरोविक एसिड के मॉलिक्यूल्स बनेंगे. ओके, और साथ में हमारे पास नेट एनर्जी रिलीज होगी. आपने याद रखना है, मैंने नेट एनर्जी रिलीज कहा है. ओके, क्योंकि बेटे एक अगर थर्मोडायनेमिक कॉन्टेक्स्ट में देखें तो क्या है कि जब बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं ना, तो वहां पर एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होती है. बॉन्ड ब्रेकेज जो है वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है. एनर्जी क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है. इसीलिए मैंने कहा कि नेट एनर्जी रिलीज हो रही है. अब ग्लूकोज को स्प्लिट कराने के लिए एनर्जी प्रोबेबली चाहिए. ठीक है, ग्लूकोज एनर्जी एब्जॉर्ब करके स्प्लिट होगा. ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एनर्जी यूटिलाइज होगी, लेकिन ग्लूकोज से पायरोविक एसिड तक पहुंचने के लिए हमारे पास रास्ते में बहुत सारे कंपाउंड्स बनते भी हैं, जिसके नतीजे में एनर्जी सिंथेसाइज होती है. तो नेट एनर्जी जो है वो गेन होती है, यानी कि एनर्जी की सिंथेसिस भी होती है, यूटिलाइजेशन भी होती है, लेकिन एनर्जी की सिंथेसिस ज्यादा है, यूटिलाइजेशन कम है, जिसकी वजह से हमारे पास एनर्जी का नेट गेन हो रहा है. ओके, अब जब हम ग्लाइकोलिसिस का ये प्रोसेस बायोकेमिकल पाथवे की फॉर्म में देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो सारा प्रोसेस है ये कहाँ पर होता है? ये सारा प्रोसेस हमारे पास साइटोसोल के अंदर होता है, यानी कि प्रायर टू एंटरिंग द माइटोकॉन्ड्रिया. अब इस स्टेप को हम क्या कहते हैं? इस स्टेप को हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं. ग्लाइकोलिसिस में दो टर्मिनोलॉजीज हैं, ग्लाइको एंड लाइसिस. ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज या शुगर एंड लाइसिस मीन ब्रेकडाउन. और ग्लाइकोलिसिस में आप देख सकते हैं कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन ही हो रही है. ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होने से पहले होता है, क्योंकि बाकी जो हमारे पास रेस्पिरेशन के स्टेप्स हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं, लेकिन ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा वाहिद स्टेप है जो कि हमारे पास साइटोसोल के अंदर होता है. ये MCQs है, आपने याद रखना है. ओके डियर स्टूडेंट्स, अब साइटोसोल में होने वाली ग्लूकोज स्प्लिटिंग से हमारे पास पायरोविक एसिड बन चुका है, जिसे हम पायरोवेट भी कहते हैं.
अब सवाल ये है कि इस पायरोविक एसिड या पायरोवेट के साथ नेक्स्ट क्या होता है। तो इसकी फर्दर प्रोसेसिंग डिपेंड करती है ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी एंड नॉन अवेलेबिलिटी पे। जब हमारे पास ऑक्सीजन अवेलेबल होता है तो पायरोविक एसिड एसिटाइल CoA में कन्वर्ट हो जाता है और इस कन्वर्जन के दौरान ऑक्सीजन की रिडक्शन होती है विद द हेल्प ऑफ NADH, यानी कि ये वाला ऑक्सीजन NADH से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करता है और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और ये NADH अपने प्रोटॉन्स लॉस करके इलेक्ट्रॉन्स लॉस करके क्या कर देता है, अपनी ऑक्सीडेशन कर लेता है और NAD में कन्वर्ट हो जाता है। अब हमारे पास वाटर मौजूद है और NAD मौजूद है। अब NAD क्या करता है, NAD वाटर से प्रोटॉन लेता है और दोबारा से NADH बना देता है, यानी कि NAD की दोबारा से रिडक्शन होती है और NADH बन जाता है। अब वाटर NAD की रिडक्शन करता है और अपनी ऑक्सीडेशन करता है और ऑक्सीडाइज होके ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक हो गया, समझ आई। अब बेटे एसिटाइल CoA जो है ये एंटर हो जाएगा फर्दर क्रेब्स साइकिल के अंदर। इसकी बायोकेमिस्ट्री हम फर्दर लेक्चर्स में देखेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना याद रखें कि ये जो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी में प्रोसेस होता है, इसके एंड प्रोडक्ट्स में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिलीज शामिल है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है और साथ में एनर्जी रिलीज होती है। इस प्रोसेस को जो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन में होता है हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, अब है दूसरी सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन क्या है कि जब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। जब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता तो पायरोविक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और पायरोविक एसिड एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये एसिटल्डिहाइड फर्दर रिड्यूस हो जाता है और एथेनॉल बना देता है। अब एसिटल्डिहाइड को रिड्यूस करने वाला रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, NADH। ओके, NADH अपना प्रोटॉन एसिटल्डिहाइड को देता है और NAD में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, और एसिटल्डिहाइड की रिडक्शन होती है, एथेनॉल बन जाती है। अब सेकंड एक और सिचुएशन है विदाउट ऑक्सीजन। जब हमारे पास ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता तो पायरोविक एसिड की डायरेक्ट रिडक्शन भी हो जाती है बगैर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किए। इस डायरेक्ट रिडक्शन के नतीजे में पायरोविक एसिड लैक्टेट या फिर लैक्टिक एसिड कह सकते हैं, यानी कि लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है पायरोविक एसिड बाय द रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट NADH। ठीक हो गया। अच्छा, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, जो कि विदाउट ऑक्सीजन है और इसमें दो सिचुएशंस आती हैं, एक लैक्टिक एसिड एंड प्रोडक्ट वाली और एक एथेनॉल एंड प्रोडक्ट वाली। ठीक हो गया। एनएरोबिक रेस्पिरेशन, इस एनएरोबिक रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। ये एक सिंपल से एमसीक्यू है, प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपने याद रखना है। डियर स्टूडेंट्स, फर्मेंटेशन को ऑन द बेसिस ऑफ द एंड प्रोडक्ट दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड नंबर 2 इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में कौन सा रिएक्शन हुआ था, पायरोविक एसिड रिड्यूस हुआ था और एथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बने थे ऐसे, यानी कि यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट NADH2 था और उसके नतीजे में इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बने थे। अब यहाँ पर एंड प्रोडक्ट एक अल्कोहल है, जिसकी वजह से हम इसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कह रहे हैं। सिमिलरली लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में जब पायरोविक एसिड रिड्यूस होता है तो लैक्टिक एसिड बनता है। ओके, तो इसी वजह से हम इसको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं, क्योंकि इसका एंड प्रोडक्ट क्या है, लैक्टिक एसिड है। डियर स्टूडेंट्स, अब अगर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की अकरेंस की बात करें तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन प्रिमिटिव सेल्स में मौजूद है और सम यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मौजूद है, जैसे कि यीस्ट। अब प्रिमिटिव सेल्स क्या हैं, अगर हम रिमोट पास्ट में जाएं, जब एटमॉस्फेयर में इनफ ऑक्सीजन नहीं था और एरोबिक रेस्पिरेशन इवॉल्व नहीं हुई थी, उस वक्त जितने भी सेल्स मौजूद थे वो सिर्फ एनारोबिक रेस्पिरेशन ही करते थे ना, क्योंकि ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में अवेलेबल नहीं थी। तो आज भी जो प्रिमिटिव सेल्स हैं, प्रिमिटिव टाइप के सेल्स मौजूद हैं, उनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है और एनारोबिक रेस्पिरेशन की कौन सी टाइप हो रही है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और कुछ यूकैरियोटिक सेल्स हैं जैसे कि यीस्ट, इनके अंदर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन पाई जाती है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन पाई जाती है। ओके, सिमिलरली अगर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की बात करें तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इन मसल सेल्स ऑफ ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स ड्यूरिंग एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटीज, यानी कि जब ह्यूमंस या दूसरे एनिमल्स हार्ड एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हों, जैसे कि हार्ड एक्सरसाइज कर रहा है कोई, रनिंग कर रहा है, जॉगिंग कर रहा है, तो हमारे पास मसल सेल्स के जो डिमांड ऑफ एनर्जी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, यानी कि इस सिचुएशन को हम स्प्रिंटिंग बोलते हैं, जब हमारे पास
सेल्स को जितनी तेजी से ऑक्सीजन चाहिए उतनी तेजी से ऑक्सीजन ना मिले, उसको हम कहते हैं स्प्रिंटिंग। यानी कि ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई है लेकिन ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी उस डिमांड के लिहाज से कम है। ओके, इसको हम कहते हैं स्प्रिंटिंग। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, ऐसी सिचुएशन में पायरोविक एसिड जो है वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है और लैक्टिक एसिड बनता है। इसके नतीजे में एनर्जी रिलीज होती है। ओके, तो इसको हम कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जो कि ह्यूमन सेल्स के, ह्यूमन मसल सेल्स में और अदर एनिमल्स के मसल सेल्स में होती है ड्यूरिंग एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटीज। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ एनारोबिक रेस्पिरेशन इज लेस एफिशिएंट एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। इसकी क्या वजह है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन लेस एफिशिएंट है? इसकी वजह बहुत सिंपल है कि बोथ अल्कोहलिक एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन यील्ड रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज मॉलिक्यूल। यानी कि जब हमारे पास फर्मेंटेशन होती है तो उसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कम एनर्जी रिलीज होती है एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, देखा गया है कि ओनली 2% एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है एटीपी में। जो हमारे पास ग्लूकोज के केमिकल बॉन्ड्स के अंदर टोटल एनर्जी मौजूद है ना, उसका सिर्फ 2% जो है वो एटीपी में कन्वर्ट होता है इन द केस ऑफ फर्मेंटेशन, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारे पास 32 एटीपी बनते हैं। ओके, सो इसी वजह से हमारे पास जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो लेस एफिशिएंट है। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर एक और सवाल है और वो सवाल ये है कि व्हाई एनारोबिक रेस्पिरेशन रिलीजेस लेस एनर्जी एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। कि जो हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो लेस एनर्जी क्यों रिलीज करती है एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। ये तो हमने कह दिया कि वो लेस एफिशिएंट इसलिए है कि लेस एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन लेस एनर्जी रिलीज क्यों होती है? तो बड़ी सिंपल सी बात याद रखनी है कि जो एनर्जी रिलीज है ना वो ऑक्सीडेशन पे डिपेंड करता है। ओके, मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन हो रही है इस प्रोसेस के अंदर। ठीक हो गया, अब जहां पर ऑक्सीडेशन ज्यादा होगी वहां पर एनर्जी ज्यादा होगी। तो अगर हम एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज की इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है, ऐसे कंप्लीटली ग्लूकोज ऑक्सीडाइज नहीं होता और यहाँ पर एनर्जी रिलीज इसी वजह से कम होता है क्योंकि ऑक्सीडेशन कम है। इसी तरह से एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन ज्यादा हुई तो एनर्जी रिलीज भी ज्यादा हो गया। ठीक हो गया, अब मैंने ये क्यों कहा कि हमारे पास एनारोबिक में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है और ग्लूकोज में कंप्लीट ऑक्सीडेशन है। हमें कैसे पता चलता है कि किसी जगह पे ऑक्सीडेशन कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? तो बेटे इस बात का अंदाजा हम एंड प्रोडक्ट से लगाते हैं। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन के एंड प्रोडक्ट्स देखें तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। अब कार्बन डाइऑक्साइड मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है पूरी जमीन पर, क्योंकि बेटे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 4 बॉन्ड्स बनाता है मैक्सिमम और चारों के चारों ऑक्सीजन के साथ बाइंड है। इसमें मजीद ऑक्सीजन ऐड होने की गुंजाइश नहीं है, ये मैक्सिमम लेवल तक ऑक्सीडाइज हो चुका है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुई है एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में। और साथ में जो वाटर बना है, वाटर रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे भी एक्ट करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे भी एक्ट करता है, यानी कि वाटर की ऑक्सीडेशन भी हो सकती है, रिडक्शन भी हो सकती है, ये एम्फोटेरिक है। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, अब एनारोबिक रेस्पिरेशन की इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन कैसे है? अब आप देखें यहाँ पर एथेनॉल और लैक्टिक एसिड बने थे। अब यहाँ पर एथेनॉल में या फिर लैक्टिक एसिड में ऑक्सीजन ऐड होने की गुंजाइश है, यानी कि यहाँ पर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन है, यहाँ पर मजीद ऑक्सीडेशन हो सकती है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। अब आप कहेंगे कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में भी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी, ऑफ कोर्स बनी थी, लेकिन उसकी जो अमाउंट थी, जो कंसंट्रेशन थी कार्बन डाइऑक्साइड की, वो बहुत कम थी एज कम्पेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसकी वजह से हमारे पास एनर्जी रिलीज कम होता है। ठीक हो गया, अब ये स्टूडेंट्स यहाँ पर एक और सवाल है कि हाउ ह्यूमन यूज फर्मेंटेशन और हाउ ह्यूमंस आर गुड फर्मेंटर्स जस्टिफाई। ये सेम क्वेश्चन है। अब अगर इस सवाल में आपसे पूछूं तो मुझे यकीन है कि आप में से मोस्टली स्टूडेंट्स यही कहेंगे कि ह्यूमन फर्मेंटेशन को यूज करते हैं दही बनाने के लिए, बेवरेजेस बनाने के लिए, अल्कोहल्स बनाने के लिए एंड ब्ला ब्ला। लेकिन बेटे ये गलत आंसर है। वो ये पूछ रहा है कि ह्यूमन किस तरह से फर्मेंटेशन को यूज करते हैं, ह्यूमन के अंदर फर्मेंटेशन का क्या यूज है, ह्यूमन किस तरह से गुड फर्मेंटर है, इस चीज को जस्टिफाई करें। यानी कि हमने यहाँ पर लिखना है कि जो हमारे पास ह्यूमन है उसके अंदर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है ड्यूरिंग एक्सट्रीम एक्टिविटीज इन दी मसल सेल्स। ओके, इसीलिए हम कहते हैं कि ह्यूमन गुड फर्मेंटर है क्योंकि उनके अंदर फर्मेंटेशन हो रही है और इसी लिहाज से ह्यूमन जो है वो फर्मेंटेशन को अपनी बॉडी के अंदर यूज करते हैं। ठीक हो गया बेटे, मैं कोशिश करती हूँ कि हर मुमकिन सवाल जो एक स्टूडेंट के माइंड में आ सकता है उसको एड्रेस करूँ
ताकि आपको कन्फ्यूजन फ्री बनाया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को कॉन्फिडेंट बनाया जाए इस हवाले से कि आप कह सको कि भाई हमें बायो आती है। तो कोऑपरेट किया करें। अगर वीडियो अच्छी लगे, हमारा लेक्चर से फ़ायदा हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी कोऑपरेशन के बगैर अपना मोटिव गेन करना, जो कि इसके सिवा और कुछ नहीं कि आप लोगों को कॉन्फिडेंट बनाया जाए, कन्फ्यूजन फ्री बनाया जाए, वो जो है आपकी कोऑपरेशन से ही मुमकिन है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अपना और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो, आमीन।